हेलो बच्चों, इकोनॉमी के सेक्शंस में मैं नेशनल इनकम पढ़ा रहा था, आप लोग को राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा था। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बताई थी आप लोग को, थोड़ा सा जीडीपी और जीएनपी पे चर्चा की थी। तो मैं आज फिर वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, जीडीपी जीएनपी को ही लेते हुए मैं आगे को कंटिन्यू करता हूँ। तो शुरू करता हूँ नेशनल इनकम। तो जो जीडीपी है, मैं फिर से एक बार बोल दूं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसमें जीडीपी का जो आकलन किया जाता है उस देश के भौगोलिक सीमा में, ठीक है, भौगोलिक सीमा, बेटा देखो भौगोलिक सीमा में सभी आ जाते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, आपके देश का जो नक्शा है इसके अतिरिक्त आपका जो इकोनॉमिक EEZ है, इकोनॉमिक जोन है, जो पानी में भी होता है, 240 नॉटिकल माइल तक है। यानी कि भारत के नक्शा के बाहर जो पानी वाला क्षेत्र है उसमें भी अपना क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे पेट्रोलियम और तमाम चीज़ों की आप करते हैं खुदाई, या फिर मछली आप पालने मारने के लिए जाते हैं। वो जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से आपके आधिपत्य क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त वाला जो क्षेत्र है उसमें भी जब समुद्री अभियान के तहत आप जब जाते हो, अपने जहाज या नाव लेकर के जाते हो, उस क्षेत्र में अगर मछली मार लेते हो, ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जामिनेशन में उसका किस पर अधिकार होगा। तो वो देखिए, मेरा जहाज अगर है और मैं उस क्षेत्र में, जो किसी का जोन नहीं है, पाकिस्तान का अपना इकोनॉमिक जोन है, मेरा अपना है, लेकिन कुछ ऐसे फ्री जोन है, तो उस फ्री जोन में जो जाएगा वो उसका होगा, जिसका जहाज जाएगा जो उस फ्री जोन में काम करेगा उसका होता है। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी में हाई लेवल वाला प्रश्न है, उसमें आ सकता है। तो जो इकोनॉमिक जोन हमारा है ये 240 नॉटिकल माइल तक है, तो उसमें हम लोग का जो क्षेत्र है वो हमारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में आता है। और न केवल स्थलीय में आप देखेंगे, वो समुद्री के देखेंगे, बल्कि हवाई वाला भी। तो वो जो क्षेत्र जो हमारी भौगोलिक सीमा के ऊपर में हवाई वाला क्षेत्र है वो भी हमारा है। नहीं तो वरना कहेंगे कि आप हवाई जहाज से गुजर के देखते हैं, हमारे क्षेत्र से अगर कोई गुजरता है पेड करने पड़ते हैं पैसे। आप किसी भी देश की हवाई सीमा से जब एरोप्लेन गुजरता है, अगर अमेरिका से यहाँ तक चला तो ईंधन तो जहाँ लिया वसूल लिया, जिस जिस क्षेत्र से आप गुजरते हैं वो पेड होते हैं, पैसे पेड होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, वरना वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो तमाम जो, इसलिए कहता हूँ कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो है, ध्यान में रखिएगा जीडीपी में कि वो तीनों आती है। वो भौगोलिक क्षेत्र में वो हर एयर वाला भी, समुद्री वाला भी, और आपके स्थलीय सीमा भी। ठीक है, तो जीडीपी में आपकी भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखते हुए उसका आकलन किया जाता है। आपकी घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन हुआ और जो भी सेवाएं हुई, वस्तुओं और सेवाएं, क्योंकि देखिए एरोप्लेन वाला जो है कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, वो सेवा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सारी चीजें आएंगी, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन जो होते हैं उसके मौद्रिक मूल्य। ठीक है, सेवा है इसलिए उसका मौद्रिक मूल्य लिखा जाता है। वस्तुओं का तो मौद्रिक मूल्य होता ही, तो सेवा का मौद्रिक मूल्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बिना पैसे लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। तो ये जो सेवा का क्षेत्र है, ये सेवा हुआ, इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। हाँ, अगर पैसे लेके पढ़ाता और मैं कहूं कि मैं आप एडमिशन ले रहा हूं और आप लोग उसमें लीजिए और तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब ये वीडियो भेजूंगा, तो ये फिर जीडीपी में शामिल हो जाएगा। मैं अर्थोपार्जन नहीं कर रहा हूं तब ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ भौगोलिक सीमा के अंदर में जीडीपी का जो परिभाषा हुआ। जीएनपी जो है उसको क्या कहते हैं? जीएनपी जो है वो आपकी आर्थिक सीमा के अंतर्गत में कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, भारत की भौगोलिक सीमा में विदेशियों के द्वारा भी उत्पादन होते हैं। ठीक है, बृहत हो गया, विदेशियों के द्वारा भी इसमें शामिल है जीडीपी में। आपकी जीडीपी में विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन की गई वो भी शामिल है। अब किसी अमेरिकन कंपनी हमारे यहाँ आकर उत्पादन कर रही हो, ठीक है, तो जीडीपी में शामिल हो नहीं,
लेकिन जीएनपी में जब कैलकुलेशन करेंगे, ये राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जा रही है, आपके राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा क्या उत्पादन किया जाए। देखिए, दो बातें ध्यान में रखिएगा, जीडीपी में नागरिक ध्यान में नहीं रहना। जीडीपी में कोई भी आपके देश का नागरिक हो या कोई विदेशी हो, सब शामिल होगा। लेकिन जीएनपी में क्या शामिल होगा? नागरिक, आपके देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वो जीएनपी होगा। ठीक है, तो जीएनपी में आपके देश के नागरिकों के द्वारा जो कुल उत्पादन और सेवाएं एक वर्ष के दौरान में, समय अवधि में जो की जाती है, उसे ही जीएनपी कहते हैं। यानी कि विदेशों में जो अर्जित की गई आय होगी वो जीडीपी में नहीं है। ठीक है, तो आप उसको शामिल करेंगे जीएनपी जब कैलकुलेट करेंगे, यानी जीडीपी में उसको जोड़ेंगे। तो जीएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी बराबर जीडी प्लस विदेशों में अर्जित की हुई आय, ठीक है, माइनस क्या उसमें घटाएंगे? हमारे देश में विदेशियों के द्वारा अर्जित की हुई आय। यानी कि अगर कोई बच्चा, बहुत सारे हमारे हैं जो अमेरिका में रह के काम कर रहे हैं, फ्रांस में रह के काम कर रहे हैं, वहां से जो पैसा वो कमा कर भेजते हैं वो हमारी जीडीपी में शामिल होगा, उसको जोड़ देंगे। और यहाँ पर लोग जो कमा करके भारत से ले जा रहे हैं, ठीक है, जैसे चीन है, जैसे अमेरिका है, सारी वस्तुएं वहीं से आती हैं बहुत सारी। ठीक है, वो जो यहाँ से कमा करके लेके जाएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, तब आपका जीएनपी निकलेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता। अब एग्जाम में ये पूछा जाए, देखिए जीडीपी में आप क्या जोड़ रहे हो? तो विदेशों से अर्जित आय, तो ये क्या हुआ? निर्यात कर रहे हैं आप। अब निर्यात किसी वस्तु का करे चाहे सेवा का करे बेटा, जितने हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जितने आईटीएंस हैं, तमाम आईआईएम वाले हैं जो विदेशों में कमाते हैं, वो क्या करते हैं? सेवा उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादनकार कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुकेश अंबानी जी की कंपनी मॉरिशस में है, वो उत्पादन करिए, वो उत्पादन हुआ। बाकी जो सेवाओं के क्षेत्र में ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के ब्रेन ड्रेन जो होते हैं, जो ब्रेन का हमारा ब्रेन होता है, वो क्या होता है? वो यही सेवा का क्षेत्र है। सेवाओं के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। ठीक है, तमाम विदेशी कंपनियां हैं, तमाम एयरलाइंस हैं, विदेशी एयरलाइंस हैं, सब उसमें नियोजित होकर तो सेवा दे रहे, तो सेवाओं से ही कमाते। तो ये जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं को हम लोग ऐड करते। ठीक है, ध्यान में रखिए, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। और उसमें से इस देश से जितने लोग कमा करके लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन में पूछे, क्योंकि जो आप यहां से लेके जा रहा है वो आपका आयात हुआ, यहां से पैसा लेके गया, इंपोर्ट हुआ। ठीक है, आपने उनकी सेवाएं यहां ली तो वो ले गए। ठीक है, तो वो इंपोर्ट हो गया। और जो हम लोग कमा करके यहां लेके आए तो वो एक्सपोर्ट हो गया। अब पूछे कि जीएनपी जो है वो जीडीपी का ग्रेटर देन, जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? देखिए, ये सब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होने लगा। अब समझ, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई याद करने की जरूरत नहीं। जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, यानी कि जीडीपी में से बड़ा है जीएनपी। वो कब होगा? जब विदेशों से अर्जित आय ज्यादा होगी, यानी आपका निर्यात ज्यादा होगा। तो ये कहते हैं निर्यातोन्मुखी, निर्यात की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी कही जाएगी। ठीक है, और अगर जीएनपी लेस देन जीडीपी हो, जो अभी हम लोग का है, यानी आयात उन्मुखी अर्थव्यवस्था है, हम लोग ज्यादा आयातित अर्थव्यवस्था है हमारी। ठीक है, तो वैसी पूछा जा सकता है, यदि जीएनपी ग्रेटर देन या लेस देन, ये प्रश्न बना के पूछा जा सकता है।
और यदि पूछे, जो एग्जाम से मैं पूछ चुका है एसएससी में, कि यदि जीएनपी बराबर जीडीपी हो तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का द्योतक है, यानी कि ना आयात हो रहा है ना निर्यात हो रहा है। तो वैसा देश जो बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, ना आयातित होगा ना निर्यातित होगा, बहुत हद तक वो अपने ऊपर निर्भर है, वो दूसरे से ना आयात कर रहा है ना निर्यात कर रहा है। चूंकि आप कह सकते हो कि निर्यात और आयात दोनों बराबर हो, बड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न होगा। ऐसा नहीं होता है कि तराजू पर तौल करके जितना आयात उतने बार निर्यात, ऐसा संभव नहीं है। तो अगर ऐसा हाइपोथेटिकल ही है कि अगर माने कि अगर जीडीपी और जीएनपी बराबर है, इसका मतलब है कि ये बंद अर्थव्यवस्था का द्योतक है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया है आप लोग को कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो यदि एक्स और एम बराबर हो, यानी जीडीपी बराबर जीएनपी हो, तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो आप बोलेंगे ये क्लोज्ड इकोनॉमी को दर्शाता है, बंद अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें जीएनपी जीडीपी को होगी, हम समझते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। मैं उसके आगे क्रम में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं एनएनपी पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। अब देखिए, यही नेशनल इनकम में शामिल किया जाता, एनएनपी वाला है। तो एनएनपी होता क्या? जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत, इसको कहते हैं, यानी कि मूल्य ह्रास, इसको घटा दिया जाता है, तब इससे एनएनपी निकलता है। ये पूंजी स्टॉक की खपत क्या है? अब देखिए, इसको समझिए। देखिए, राष्ट्रीय उत्पादन को ज्ञात करने के लिए, प्रोडक्ट को ज्ञात करने के लिए आप प्रोडक्शन होते हैं, तो प्रोडक्शन में मशीनें लगती। ठीक है, जब कोई फैक्ट्री लगती है तो नई मशीनें लगाई जाती है, तो उस मशीन का लाइफ स्पैन होता। अगर फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट देखेंगे तो मशीन अगर ये लगा 5 लाख का मशीन, और आपने बैलेंस शीट में 5 लाख मशीनरी को डाल दिया, तो फर्स्ट ईयर आप लॉस में ही जाए। ऐसे नहीं होता है। उसका लाइफ स्पैन अगर 10 ईयर है, तो आप एक बार पूंजी लगा रहे हो तो उसको 10 ईयर्स में उसको आप डिवाइड करेंगे, और जब उस ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उतना ही धनराशि लेंगे। यानी 5 लाख का उधर 10 से डिवाइड करें 50,000, यानी पर ईयर आप अपने बैलेंस शीट में पूंजी स्टॉक की खपत को 50,000 रुपये देंगे। ठीक है, कि इतना मैंने, तभी आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद फिर नई मशीनें लगा सकेंगे। उतना आपको, देखिए, डिप्रिसिएटेड वैल्यू होता क्या है। ठीक है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल या कार होगी, आप इंश्योरेंस करवाते होंगे, ठीक है, तो आप इंश्योरेंस करवाएंगे। अगर आप इस साल इंश्योरेंस जितना करा रहे हैं प्रीमियम, वो अगले साल प्रीमियम घट जाती है, क्योंकि उसका डिप्रिसिएटेड वैल्यू घट जाता है, यानी साल भर में उसकी मशीनों की घिसावट हुई है। तो घिसावट को आप माइनस जब तक नहीं करेंगे तो शुद्ध नहीं निकल पाएगा। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में जो उत्पादन आप कर रहे हैं, तो जिस प्रोडक्शंस में जिस मशीनों से उत्पादन हो रहा है, वो मशीनों की घिसावट हो रही है। उस घिसावट की धनराशि को आप माइनस करेंगे, तभी आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इसी को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्स में अगर पूछे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है, तो डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। ठीक है, इतनी बातें आपको मैंने बताई। अब इस नेशनल इनकम को, इस एनएनपी को, ठीक है, चाहे वो जीडीपी के संदर्भ में हो या जीएनपी के संदर्भ में हो, इसको कौन सा मूल्य लिया जाए। ठीक है, तो 2 मूल्य होते हैं। एक जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जहां से वो निकली, उत्पादन से प्रोड्यूसर ने भेजा मार्केट में, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ
जहाँ से निकला फैक्ट्री से, वो प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें वो प्रॉफिट वगैरह सब उसका शामिल होता। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो उसको बोलते हैं जीएनपी, एनएनपी, जिस संदर्भ में लीजिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, एक चीज हुआ। दूसरा है बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि उसको बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य के आधार पर। तो दो हो गए आधार पर, एक तो फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। तो दो आधार दिखाई पड़ेगा, आप लिखेंगे जीएनपी मार्केट प्राइस और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जो एनएनपी जो निकाला जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है, वो साधन लागत मूल्य पर आप उसका आकलन करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, यानी फैक्ट्री से जब निकला उस कॉस्ट पे। चूंकि बाजार मूल्य पर अगर आप लेते हैं तो दो थोड़ी भ्रामक आपको प्राप्त होंगे अगर बाजार मूल्य पर करेंगे राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्यों? क्योंकि बाजार मूल्य जो होते हैं वो देखिए, आप देखिएगा एमआरपी लिखा हुआ होता, उस एमआरपी में टैक्सेज भी शामिल होते हैं। ठीक है, मान लो जीएसटी अभी कर है, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, अब जीएसटी है, तो जीएसटी उसमें शामिल होगा, यानी फैक्टर कॉस्ट में जीएसटी को अगर शामिल करेंगे तब वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी एमपी बराबर जीएनपी फैक्टर प्लस कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इतना आप समझ गए। अब इसमें एक चीज और शामिल रहता है। ठीक है, मान लो कि कोई पेन है, ठीक है, ये पेन, अब ये पेन की कीमत 10 रुपये है मार्केट में, लेकिन इसका फैक्टर कॉस्ट जो प्रोड्यूसर का लाभ सहित होगा वो 7 रुपया है मान लो। ठीक है, और उस पर जीएसटी और तमाम प्रॉफिट लेकर के इसकी कीमत 10 रुपये निर्धारित की है, रिटेलर का प्रॉफिट वगैरह सब इसमें होगा, तो इसका इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल होगा। तो मान लो कि इसका इनडायरेक्ट टैक्स ही मान लो 3 रुपया मान लो, तो 7 रुपया और प्लस 3 रुपया कितना हो गया, 10 रुपया। मार्केट में ये 10 रुपये में मिल रहा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कीमत है, अब सरकार आई, यानी सरकार का समाजवादी चेहरा, ठीक है, पूंजीवादी चेहरा में ये मार्केट पर आधारित है, बस जीएसटी लिया और तमाम हो गए। लेकिन जहां जिस प्रोडक्शन में सरकार के मूल्य पर नियंत्रण हो, समाजवाद होता है। मैंने बताया था आप लोग को, मूल्य पर नियंत्रण अगर सरकार का हो तो ये समाजवाद है। अब मान लो कि हमारी सरकार ने कहा कि ये विद्यार्थियों के लिए चीज़ है, और ये 7 रुपया जो आप प्रोड्यूसर हैं उसको कहा कि इसकी कीमत आप घटा करके टैक्सेस जो है वो रहने देगा, 3 जीएसटी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको लाभ भी कमाना है सरकार को, तो 3 रुपया वो रहने दिया। अब कहा कि 8 रुपया इसकी कीमत कर दीजिए, तो प्रोड्यूसर बोलेगा भाई हम तो घाटे में चले जाएंगे। तो प्रोड्यूसर को बोलेंगे कि हम आपको इसके बदले में जो आप 2 रुपया घटा रहे हो, यानी आप 7 की जगह 5 रुपया कर दो, और 2 रुपया हम आपको देंगे। ये जो 2 रुपया है बेटा, यही है सब्सिडी। ठीक है, आप लोग सब्सिडी के बारे में पढ़ते होंगे, तो सब्सिडी क्या होता है, यही होता है, सरकार अपनी ओर से प्रोड्यूसर्स को जो पेड करती है जनता के लाभान्वित करने के लिए, उसी को कहते हैं सब्सिडी। तो यानी कि बाजार मूल्य में सब्सिडी भी होगा। तो जो मैंने अभी कहा कि 10 रुपया इसका बाजार मूल्य है और 7 रुपया प्लस 3 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें 3 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े थे। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ा आपने, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा। और क्या घटाएंगे, अब 7 की जगह कर 5 रुपया कर दीजिए, तो फैक्टर कॉस्ट को हमने 5 रुपया करने के लिए कह रहा हूं। तो 2 रुपया जो है क्या घटेगा उसमें, क्योंकि अब बाजार मूल्य क्या हो गया 8 रुपया,
तो 7 + 3 10 -2 रुपया सब्सिडी, यानी कि -2 रुपया सब्सिडी के रूप में घटाया, तब आके 8 रुपया हो गया। यानी कि आप कहेंगे कि जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, और उसमें क्या जोड़ा, इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या घटाया, सब्सिडी। तब एग्जाम में पूछेगा किसी वस्तु के बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिए उसके साधन लागत मूल्य में क्या जोड़ा जाता है, तब आप क्या लिखेंगे, अप्रत्यक्ष कर। क्या घटाया जाता है, तब उसको क्या लिखेंगे, सब्सिडी। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बन गए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब देखिए, आप चूंकि अब मैंने आपको कहा कि बेटा याद रखना कि सब्सिडी को घटाना है और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना है। अब आप यही याद रखें, कॉन्सेप्ट को भूल गए तो एग्जामिनेशन में अगर ये पूछ दे कि किसी वस्तु के साधन लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य में से क्या जोड़ा जाता, क्या घटाया जाता, मैंने बदल दिया, बाजार मूल्य नहीं निकाल रहा हूं, जो साधन लागत मूल्य पर इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे। अब मैंने साधन लागत मूल्य पर कहा, तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग या चाहे नहीं भी हैं, इतना तो जब जानते होंगे। आप क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे। बाजार मूल्य में से क्या घट जाएगा, अप्रत्यक्ष कर घट जाएगा, और क्या जुट जाएगा, सब्सिडी जुट जाएगी। ठीक है, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तब चॉइस बनाना। इतनी बातें नेशनल इनकम की थी। अब आते हैं राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति के ऊपर। तो विश्व में अगर आप देखें तो 3 तरह की पद्धतियों का प्रचलन है राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन की, और वो है आय गणना पद्धति, उत्पादन गणना पद्धति और व्यय गणना पद्धति। उस व्यय गणना पद्धति को उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। उपभोग बचत जो पद्धति है उसका अल्टरनेट नाम है। अब ये जो तीनों पद्धतियां हैं, इस तीनों के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे और फिर बताएंगे कि भारत जैसे देश में, विकासशील देशों में कौन सा अपनाया जाता है और विकसित देशों में कौन सा अपनाया जाता है, कौन सा एक्यूरेट विधि होती है, इन सब पे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला है आय गणना पद्धति। अब इस पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों के आयों की गणना की जाती। अब इसमें तमाम जितने सेक्टर्स हैं सभी इसके के जो आय हैं वो जोड़े जाते हैं, इनकम जोड़े जाते हैं साल भर के। अब इसमें जो है क्या होगा राष्ट्रीय आय बराबर, तो पहला है कुल लगान। अब देखिए, कुल लगान वाला जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, इससे कृषि क्षेत्र के लोगों की पूरी आय इसी से पता चलती है, प्लस कुल मजदूरी। अब जितना वेतन भोगी लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों चाहे वेतन भोगी जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, सब इसी के नाम मजदूरी में सब यहाँ। ठीक है, यहाँ मजदूरी से मत समझिए केवल श्रमिक आता, हम लोग भी मजदूरी हैं। ठीक है, तो कुल मजदूरी, थोड़े से क्वालिफाइड मजदूर हैं लेकिन मजदूर ही हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक और मजदूर के यहाँ कहते हैं तो हम लोग की क्या विसात है, तो हम लोग भी एक सेवक की भांति ही हैं, मजदूर ही हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। प्लस कुल ब्याज। अब इसमें कुल ब्याज में सारे वो सेक्टर शामिल है जिसमें पूंजी निवेश होता, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, बीमा सेक्टर हो। ठीक है, तमाम जितने भी, या आप हम लोग सेविंग्स करते हैं तमाम उससे भी ब्याज प्राप्त करते हैं, या फिर शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इन सब चीज़ों में पूंजी निवेश करके हम लोग ब्याज की ही प्राप्ति करते हैं। तो ये पूरा सेक्टर ब्याज वाला हो गया। देखिए, पहला एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ बड़ा सेक्टर है, भले ही उसकी आय कम होती है लेकिन वो बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके बाद हुआ वेतनभोगी वाला पूरा कुल मजदूरी, और प्लस
कुल जो हमारा ब्याज है वो जुटा, और प्लस अब कॉरपोरेट सेक्टर का जितने भी हमारे उद्योग हैं, उन उद्योगपतियों के जितने भी इंडस्ट्री हैं, उनके जो लाभ होंगे, यानी कुल लाभ, वही ना राष्ट्रीय आय होगी। तो कुल लाभ जोड़ दीजिए तो देखिए कोई सेक्टर नहीं बचा, सारे सेक्टर इसमें समाहित हो गए। तो ये आय गणना पद्धति हो गई। और दूसरा जो सेक्टर है वो है उत्पादन गणना पद्धति। और उत्पादन गणना पद्धति में जो हम लोग जीएनपी की परिभाषा देखते हैं वही है राष्ट्रीय आय, कि एक वर्ष में हम लोगों ने जितना उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की, ठीक है, जो हमारे सिटीजन ने किया वो जीएनपी है, तो राष्ट्रीय आय में हम उसी को शामिल करेंगे। तो उत्पादन में वही आया, वो उत्पादन हो गया, तो उत्पादन गणना पद्धति हो गई, यानी जीएनपी वाला, जो फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे देश में इन्हीं दोनों पद्धतियों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता। एग्जाम्पल्स में चॉइस में दोनों आएगा कि भारत जैसे विकासशील देशों में आय के राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो आय गणना पद्धति और उत्पादन गणना पद्धति। बहुत सारे सेक्टर में आय गणना पद्धति करते हैं, बहुत सारे सेक्टर में उत्पादन गणना पद्धति करते हैं। दोनों का गणना करके तब हम लोग राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं, जो कि CSO नामक संस्था करती है। ठीक है, इतनी बातें इसकी हुई। और तीसरी जो एस्पेक्ट्स है वो है उपभोग बचत विधि। ये जो विधि है ये सबसे एक्यूरेट विधि है, विकसित देशों में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि विकसित देशों में उपभोग के आंकड़े भी हमें प्राप्त हो जाते हैं और बचत के आंकड़े भी प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए भारत जैसे देशों में अगर आप देखें तो मुझ जैसा अगर कोई व्यक्ति है, हम लोग जैसे जितने भी वेतन भोगी वाले हैं, उसके तो उपभोग बचत विधि आप प्राप्त कर लेंगे। गांव में कहाँ कर पाएंगे महोदय। नोटबंदी के दौरान तो हमारे बचत की जो विधि है, जो मैं पढ़ाया करता हूँ, उसका उदाहरण भी मिल गया होगा आप लोग को। जितनी हमारी माँ बहनें थी जो मसाला के डिब्बा में धान की कोठी में छिपा छिपा के रखती थी, कितनों के तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, अभी भी नहीं है। हालांकि अब बहुत हद तक कोशिश की गई, जनधन खाते खुले तमाम हुए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ वित्तीय समावेशन से बहुत दूर हैं। वित्तीय समावेशन समझिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते किसको है। वित्तीय समावेशन शब्द मैं बोला, इसका अर्थ समझिए, यानी कि वित्तीय रूप से सबको समाविष्ट किया गया, यानी कि बैंक खाते से जोड़ा गया। ठीक है, जब वित्तीय समावेशन आए तो समझिएगा इसे कहना क्या चाहता है, बैंक खाते से लोगों को जोड़ा गया। तो ये जो आप देखेंगे ये हमारे यहाँ बहुत कम था, इसलिए बचत के आंकड़े हमारे पास एक्यूरेट मिल नहीं पाते। ठीक है, उपभोग के भी आंकड़े बहुत नहीं मिल पाते। अब हम लोग के जितने उपभोग वाले, ठीक है, जितना आप उत्पादन किया उसमें कितना खपत हुई इससे पता चल सकता है, लेकिन हमारे इनकम का पता कैसे चलेगा। हम लोग को तो अब तो हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग का तो एक्यूरेट पता चल जाता है। तो हम लोग को देखिएगा साल भर में आपकी कितनी आय है भाई, 12 लाख आपकी आय है। ठीक है, अब मैं साल भर में कितना खपत, जहाँ जाऊँ तो भाई सर कुछ भी लेने जाओ, एक टूथपेस्ट भी लेने जाऊँ मॉल में, सर जरा आप अपना नंबर बताएं। बिल काटेगा ही वो GST के लिए, बिल काटेगा तो मेरा फ़ोन नंबर डाला। अब मेरे फ़ोन से मेरा आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, उससे पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, सरकार के पास सारे आंकड़े। वो साल भर में बटन दबाएगी, पता कर लेगी मैंने कितनी खरीदारी की, कितने बच्चों का तमाम फीस जमा किया, सब कुछ शामिल पता चल जाएगा, पूरी तस्वीर पता चल जाएगी। और उसमें इनकम टैक्स में ये भी भरना पड़ता है कि कितना में आपने बचत किया है, बैंक का अकाउंट भी देना पड़ता है, उससे आपके पता चल जाएगा कितना आपने सेविंग की है। तो आपने खपत किया 8 लाख, ठीक है, और आपने बचत किया 5 लाख, कुल मिला के तो 8 5 13 लाख, इनकम है 10 लाख, 3 लाख महोदय कहाँ से आए, तो इनकम टैक्स आया वहाँ से चिट्ठा आ जाएगा, लीजिए
प्रेम पत्र आ गया। तो ये ध्यान में रखिए कि अब सरकारें जो है बहुत पारदर्शिता बरतने के लिए बहुत तरह से घेर चुकी है। अब छिपाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत लोग साहसी होते हैं, ठीक है, बहुत लोग साहसी होते हैं, तो मैं उनकी बातें नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये देखिएगा धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंसी जब आएगी, जब उपभोग के आंकड़े और बचत के आंकड़े आपके प्राप्त होंगे, इनकम आपका पता होगा, उसके उपभोग पते होंगे, आपके कितना उपभोग आपने किया, और बचत के आंकड़े प्राप्त होंगे, तो राष्ट्रीय आय एकदम एक्यूरेट निकलेगी। विकसित देशों में आप देखेंगे कि एक्यूरेट राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन हो पाता। तो ये हमारा जो है 3 तरीका। एग्जामिनेशन में पूछेगा कि सबसे अच्छी विधि कौन है, सबसे सटीक विधि कौन है, तो आप बोलेंगे उपभोग बचत विधि या व्यय विधि, ठीक है। और भारत में क्या इस्तेमाल होता है, तो उत्पादन गणना पद्धति और आय गणना पद्धति। इतनी बातें आपको मैंने बताई राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ और नवीनतम बातें हैं जो कि मैं अगले सेगमेंट में अगले दिन करूंगा। थोड़ी देर की बातें रह गई हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि बहुत लंबा मत दीजिए सर, तो मैं अगले सेगमेंट में आकर के आप लोगों को इससे संबंधित कुछ नई बातें और आधार वर्ष के बारे में आपको बताऊंगा। ये आधार वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो यूपीएससी और बीपीएससी के जो बच्चे दे रहे हैं, देखिएगा वो आधार वर्ष से प्रश्न आएंगे, क्योंकि सरकार जो है आधार वर्ष चेंज की है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों की है, इन सब पर चर्चा हम लोग अगले सेगमेंट में करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोग।